देश में हाहाकार है, देश में चीत्कार है, देश में पुकार है कि कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर न्याय हो, सब जगह ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं जो आम जनमानस के विरुद्ध हैं, जो गरीब तबके के जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध है। और लगातार प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। और ये प्राइवेटाइजेशन का जो दानव है, ये दानव अब घुस गया है एजुकेशन सेक्टर में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन लगातार बहुत सारे सरकार इसकी बहुत सारे फायदे गिनाती है, लेकिन जब इसको खोला जाता है अंदर तो निकला खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो रही है। इसके अंदर ज्यादा रिफॉर्म की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार इसके पीछे की जो मंशा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे शिक्षा के लिए जो मद में शिक्षा के मद में जो खर्चे की बात हो उसे बढ़ाने की बात हो, ऐसे कोई भी चीजें नहीं दिख रही हैं। और आज जंतर मंतर पर एआई भुट्टो के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, जिसमें पूरे शिक्षक वर्ग, चाहे वो शिक्षक संघ हो, बहुत सारे शिक्षक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनियन से आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, सब मिलकर कह रहे हैं कि प्राइमरी से लेके और विश्वविद्यालय तक हर जगह शिक्षक परेशान है, चाहे वो टीईटी की बात हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही लीडर हैं। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या नजरिया है इन सब इतना बड़ा ये जो गोलमेल जो है, आपका परिचय, आपकी संस्था का नाम और क्या नजरिया है? मेरा नाम सुरजीत मजुमदार है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ और मैं अपने विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ और जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो संगठन है फेडकूटा, दोनों का अध्यक्ष हूँ। ये जो बात हो रही है कि रिपील एनईपी जो आप लोग कह रहे हैं कि वापस लो, खत्म करो या रद्दी की टोकरी में डालो, ऐसा मैंने बहुत सारी बातें की, शायद मुझसे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपको ज्यादा अनुभव है, तो आप बताइए क्या क्या वो कारण है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए, अगर हम इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां है, कमी है, सबसे प्राथमिक अगर कोई आप ढूंढना चाहे वो ये कि सार्वजनिक साधन जो सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा के लिए प्रदान करने के लिए, वो सीमित है। और सालों दर साल ये स्थिति रही है कि 1968 में हमने कहा था कि जीडीपी का 6% सरकारी कमीशन का वो था कि जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर खर्चा होना चाहिए, और ये उद्देश्य जो है हमको 1985 तक सुनिश्चित कर देना चाहिए। आज 2025 है, अभी भी वो 4% या 4% के नीचे है। और अगर हम पिछले 10-15 साल की कहानी देखें तो ये घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है। सरकार ये भी तो कह सकती है कि प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे तो उससे पैसा आएगा और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वो सारी चीजें आएंगी, उसका आउटकम क्या होगा वो अलग विषय है। लेकिन अगर मतलब प्राइवेट सेक्टर का पैसा सरकार ये दलील देगी तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर का पैसा, ठीक है, हम कहते हैं आप प्राइवेट सेक्टर का पैसा लाइए, लेकिन कैसे लाइए? आप प्राइवेट सेक्टर से टैक्स वसूल कर उसको शिक्षा पर खर्च कीजिए। बहुत बढ़िया, ये तरीका है। आप कह रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसा लगाए, तो प्राइवेट सेक्टर तो मुनाफे के लिए लगाएगा। फिर सेवा कहाँ? प्राइवेट सेक्टर सेवा कहाँ होगा? तो प्राइवेट सेक्टर जब मुनाफे के लिए लगाएगा तो उसका परिणाम छात्रों को फीस कितना देना है उस पर क्या होगा। और अगर फीस के आधार पर होगा तो जो उद्देश्य है कि सबको शिक्षा, समान शिक्षा प्राप्त हो सके, जो कि हमारे समाज के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सबको, समाज में हर एक तबके को, उसके पास कोई साधन हो, कुछ जो भी स्थिति हो, उसको एक समान शिक्षा प्राप्त हो, ये उद्देश्य का प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से कैसे। When you talk about the withdrawal of the UGC draft regulation 2024 and 2025, what would you like to say about this? Why you demand this? So UGC 2025 regulations involve changes. Involve changes in the service conditions of teachers. Okay. Service conditions of teachers are important for what reason? If you want the education system to progress, if you want higher education to progress, you must be having a system which ensures, one, that all the talent that is produced by the system itself
One part of it must come into teaching. Okay. That is, it must be attractive to people to choose that particular profession. Otherwise they will After they come into that profession, you must ensure conditions that they feel that it is a career worth pursuing, and they must be able to commit to that profession without any concern about other things. With future full security, dedication. or you can say With full dedication, they should be able to work. So, service conditions of teachers are important for that reason. Now, if you change the service condition, as just like TET exam. yeah, so one is you make it more bureaucratic, more difficult. You give authorities more control to deny promotions. आप कह रहे हैं शिक्षक को पूरी आजादी होनी चाहिए अपनी तरह से काम करने की। बिल्कुल, अगर ब्यूरोक्रेट्स को जरूरी है, वो जरूरी है अगर उसको काम करना है। आप ये उदाहरण देख लीजिए, अगर किसी डॉक्टर से आप इलाज करवाने जाते हैं और डॉक्टर को मिनिस्टर या सेक्रेटरी मंत्रालय में बताएगा कि कैसे इलाज करना है, तो फिर क्या इलाज होगा? दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ऐसी इसमें है कि पढ़ाने का काम जो है उसका विशेषज्ञ कौन है? टीचर है। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि ये केवल नहीं कि फैसला लेने का अधिकार बहुत सारा टीचरों को होना चाहिए, पर उनमें भी वो बांटा जाता है। आप इतिहास का विषय है अगर है या साइंस का विषय है, मैं अर्थशास्त्र का अध्यापक हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं तय करूँगा कि वहाँ क्या पढ़ाना चाहिए। वो वहाँ के जो अध्यापक है वो विशेषज्ञ है उस विषय में, वो तय करेंगे। तो फैसला लेने का भी प्रक्रिया का भी एक विकेंद्रीकरण। अब कहें वो कि वो उसको कहिए कि ये पढ़ाना है, आप ये नहीं पढ़ाओगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ऐसे अधिकार अगर आप प्रशासनों को दे, नहीं ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, लेट देम डिसाइड ना कि वो क्या बेहतर है। पर आप अगर ऐसा ढांचा बना दे, देखिए कानून के रूप से फिर तो एजेंडा चलेगा कि कानून के रूप से कोई किसी को फैसला दे दीजिए, आप एक अधिकार दे दीजिए कि वो फैसला लेगा, लेकिन पीछे से आपके पास अधिकार है कि दिया नहीं तो आपके ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, ट्रेंड डॉग की तरह। तो आप ये अगर धमकी दे सकते हैं तो वो आजाद तो नहीं है ना, फालतू पशु बन गया। तो ये जो सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि सरकार और प्रशासनों का जो दबदबा है टीचर्स के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर, उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, एक चीज़ और आपने जैसे पहले भी कहा कि जो बजट की बात हो रही है, जिसको अब तक 4% के लगभग आप कह रहे हैं, 10% तक ले जाने की जो आप डिमांड कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या सरकार कोई नया सेस लगा दे, क्या कर दे, या उद्योगपतियों कॉर्पोरेट टैक्स लगा दे, या फिर सीधा प्राइवेट सेक्टर में? क्या आपके दिमाग में एक एज ए अध्यापक या टीचर, आपके दिमाग में क्या आज हिंदुस्तान की अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मैं बता रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि हमारे देश के पूरे आर्थिक गतिविधियों से जो आय का निर्माण होता है उसका 57% 10% जनसंख्या को जाती है और बाकी 90% 43% से अपना काम संभालता है। अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, तो अब 57% जिनको जा रहा है, आप उनसे थोड़ा और टैक्स बटोरिए ना। अच्छा, क्योंकि वो जो उनको मिल रहा है वो उनके देन थोड़ी ना है, बाकी उन्हें काम किया, मेहनत किया, तभी उनको मिला है। सबका हिस्सेदारी है। वो 10% को अलग कर दीजिए तो वो पैसा बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। उनको जब सेवाएं देते हैं, उनमें जो काम करते हैं सब, तो हाँ डॉक्टर मजुमदार सर, जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन क्या है, अब गवर्नमेंट कहती है दिस एक्सपेंडिचर इज एनफ, वट एवर एक्सपेंडिचर 3 to 4% GDP is enough. But world over in developed country we are aiming for India become 2047 Viksit Bharat. So whether more money is needed and what developing countries and developed countries they are spending, major developing countries are spending, what is their modus operandi? So if you see the world over, particularly education is one sector that in most countries of the world is the responsibility of the government. Finding resources for that is largely in developed countries as well as other developing countries, largely the responsibility of government to fund education. Even European countries हम सीख सकते हैं, फिनलैंड से सीख सकते हैं, सब वहाँ पे उसके करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम तो अभी कम है, उसमें भी अगर आप 4% खर्च कर रहे हैं, मतलब प्रति स्टूडेंट भी जो आप या प्रति
जो जनसंख्या है उसमें हर एक व्यक्ति के लिए जो शिक्षा पर खर्चा कर रहे हैं वो उनके मुकाबले में बहुत ही कम है। ऊँट के मुंह में जी रहा है। हाँ, और इसके आधार पर आप विश्व गुरु बनेंगे? नहीं बन पाए। इसके आधार पर आप पूरे विश्व में प्रतियोगिता में खड़े रहेंगे? नहीं होता। कैसे हो सकता है? क्या कहें? अभी टीचर्स की वैकेंसी क्या पोजीशन है? टीचर स्टूडेंट रेशियो जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आखिर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए? इंडिया में क्या स्टेटस है? वर्ल्ड की क्या रिक्वायरमेंट है? यूनिसेफ की क्या रिक्वायरमेंट है? यूनेस्को की क्या रिक्वायरमेंट है? तो देखिए, वो तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग रेशियो होता है, लेकिन हमारे देश में जो टीचरों की संख्या है ज़रूरत के मुकाबले में कम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे लिए जो है टीचरों की ज़रूरत अधिक है। और वो क्यों? क्योंकि हमारे समाज का जो इतिहास रहा है उसमें ये है कि बहुत सारे आज हमारी व्यवस्था में छात्र हैं जिनके परिवारों में कोई शिक्षा का इतिहास नहीं है, जो अलग अलग तरीके के सामाजिक उत्पीड़न के भी शिकार हैं। उन परिस्थितियों में जो विशेष ध्यान हर एक स्टूडेंट के लिए चाहिए वो, ताकि वो इस लेगेसी को ओवरकम करके आगे डेवलप कर सके, उस स्थिति में जो टीचर की ज़रूरत है वो ज़्यादा है। क्योंकि आपको हर एक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, एक विशेष रूप में यहाँ, जो कि एक विकसित समाज में, विकसित देश में नहीं है। वहाँ सबके पास साधन है, सबके घर में परिवारों में शिक्षा का इतिहास है, बहुत कुछ परिवार से ही प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ स्थिति अलग है। हमारे यहाँ जो है विशेष ध्यान जो छात्रों के प्रति होना चाहिए, इसके लिए अधिक साधनों की ज़रूरत है, अधिक अध्यापकों की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ये भी कर रही है, 40% हम ऑनलाइन एजुकेशन की ओर धकेल रहे हैं और 40% टीचर्स की पोस्ट घटेगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो क्या प्रभाव पड़ना है क्या ऑनलाइन एजुकेशन? बिल्कुल पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एजुकेशन और एक संस्थान में एजुकेशन बराबर होता तो फिर तो सारा ही ऑनलाइन होता, पूरे विश्व स्तर पर ही ऑनलाइन होता। नहीं हो रहा है ना। जो पर्सनल टच है, जो टीचर एक तरह से व्यक्तित्व होता है और एक छात्र का एक संस्थान में आना और छात्रों के साथ और एक पूरे समुदाय के साथ अपने विषय या दूसरे विषय के छात्रों के साथ जो समुदाय और जो संस्थान में जो एक जिंदगी होती है वो भी सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज बनता है। अलग अलग तबके के लोग आते हैं। तो सीखना तो केवल ये नहीं है ना कि 4 हथौड़ा मार के क्या होगा। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो इससे और व्यापक है। बहुत गहरी बात कर रहे हैं। कुछ और पूछना चाहेंगे सर? एजुकेशन का, जैसा डॉक्टर मजुमदार उन्होंने काफ़ी अनुभवी ऑथर हैं, शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं और यह फुकटो में हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सारे शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे आए। हम तो जो सभी बीजेपी हैं और सभी लोग कहते हैं आके बात तो करें। आखिर पार्लियामेंट में हम लोग बहुमत से ही निर्णय लेते हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं है, 240 का है, लेकिन सहयोग लेके सरकार चला रहे हैं ना, तो सहयोग लेके हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन शिक्षक को यहाँ क्यों जंतर मंतर पे बार बार आना पड़ता है? अनुमति भी नहीं मिलती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई जब कॉपरेशन की बात होती है, सबसे बैठकर अगर कोई नीति बनाई जाती है तो सबको स्वीकार्य होती है। और जब संविधान भी बना था तो सब तबकों को साथ लेकर बैठकर बनाया गया था। कोई भी नीति हो देश के अंदर, वो जितने भी उसमें भागीदार हैं, वो मैं तो कहता हूं जो स्टूडेंट है उसका भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए, चाहे कम हो, एक्सपर्ट भी हो, स्टूडेंट भी हो, जिस पर इम्प्लीमेंट हो रही है उसका भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका भी रोल होना चाहिए। ना कि नौकरशाहों के हाथ में दे दिया जाए। अगर नौकरशाहों के हाथ में दे दिया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया जाएगा तो शिक्षक का भी भविष्य अधर्म है, स्टूडेंट्स का भी भविष्य अधर्म है। और शिक्षक और स्टूडेंट चले गए तो मुझे लगता है इस देश का भविष्य अधर्म है।